नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वैभव पालीवाल और आज मैं फिर से हमारे YouTube चैनल नरेटर एडिटर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जो है बैंकिंग तथा एनबीएफसीज को जो है वो विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नया टॉपिक है, वो है हमारा शेयर मार्केट, शेयर बाजार। साथियों, मैंने यहाँ पर जो एक चार्ट बना रखा है, इसके माध्यम से मैं आपको जो है प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ जो है, चूंकि हमारे पास में संसाधन सीमित हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, अनुकूलतम जो है उसका उपयोग करने का, जो इष्टतम उपयोग करने का जो है वो प्रयास करते हैं। तो अब हम जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है टॉपिक्स को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा हुआ है वित्तीय बाजार। ऐसा बाजार जहां पर जो है वित्तीय लेन देन जो है वो संपादित किए जाते हैं। वित्तीय लेन देन मतलब ये हो गया कि जिन लोगों के पास में आधिक्य में धन है, मतलब जिनके पास में सरप्लस में पैसा है, मतलब उनकी बेसिक आवश्यकताएं पूरी होने के बावजूद भी उनके पास में कुछ पैसा बचा हुआ है। और कुछ एक लोग बाग ऐसे हैं जिन्हें जो है व्यापार वाणिज्य करने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए जो है वो पैसे की आवश्यकता होती है। तो अर्थव्यवस्था में एक ऐसा फ्लो कि जो आधिक्य से और कहां पे चला जाए, जहां पर आवश्यकता है उस पैसे की, उस व्यवस्था को जो सुनिश्चित करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वित्तीय बाजार का नाम दे देते हैं। मतलब जिसके पास में पैसा ज्यादा है, उससे जो है पैसा लेना है और किसको किस तक पहुंचाना है, जिसको उस पैसे की आवश्यकता है, वो उसके बदले में क्या करेगा, उसका भुगतान करेगा। अगर वो शेयर से ले रहा है तो लाभांश देगा, अगर वो ऋण ले रहा है तो ब्याज का भुगतान करेगा। ठीक है, चलिए, तो अब जो वित्तीय बाजार है, वहां से क्या किया जा सकता है, पैसे को लिया जा सकता है। तो ऐसे में क्या करता है, निवेशक के पास में दो प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। एक तो हो जाता है जिसको हम जानते हैं मुद्रा बाजार, एक हो जाता है हमारे लिए पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार वो होता है साथी जिसको हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट बोलते हैं। मनी मार्केट का मतलब ये हो जाता है ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा मंच जहां से जो है अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, जहां से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड या अल्पकालीन जो है, हमने वित्त के स्रोत के अंदर बात करी थी कि 12 महीने से कम जो अवधि है, हम उसको किसके अंतर्गत मानते हैं, शॉर्ट टर्म के अंतर्गत मानते हैं, अल्पकालीन के अंतर्गत मानते हैं। तो मुद्रा बाजार से क्या कर सकते हैं हम, हमारी जो अल्पकालीन आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं। अल्पकालीन आवश्यकताओं की जो है, किसमें हमको जो जरूरत कैसे पड़ती है अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए, हम क्या कर सकते हैं, जैसे तत्कालीन हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, हम उनकी पूर्ति कर लेते हैं। हमको अगर परिचालन के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो परिचालन के लिए हम यहाँ से पैसा उठा सकते हैं। तरलता नहीं है हमारे पास में, लिक्विडिटी को लेकर के किसी प्रकार के कोई क्राइसिस हो रखे हैं, तो उन चीजों को जो है वहां से सॉर्ट कर सकते हैं। इसको रेगुलेट करने वाली, इसको जो नियामक संस्थान जो होती है, वो कौन सा हो जाता है, आरबीआई हो जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। ठीक है, आरबीआई क्या होता है, मैंने आपको जो है मेरे हिसाब से बैंकिंग वाले टॉपिक के अंदर थोड़ा थोड़ा जो है वो बता दिया था। अब हम बात कर लेते हैं पूंजी बाजार की। पूंजी बाजार ये अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये क्या करता है, दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आपको पैसा चाहिए, दीर्घकाल के लिए चाहिए, तो वो कहां से मिल सकता है, आपको पूंजी बाजार से मिल सकता है। इसको नियमित करने वाले जो संस्थान होता है, वो कौन हो जाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेबी के नाम से जानते हैं। सेबी के बारे में हम जो है 2-3 फैक्ट देख लेते हैं। साथियों, सेबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1988 में, और जिसको वैधानिक मान्यता जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी 1992 के अंदर। ठीक है, मतलब आप ऐसे याद रख लो, सेब से याद कर लें, एप्पल सेब 90 रुपए किलो मिलता है, 90 में से दो तो घटा दो, 88 मतलब 1988 में तो क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, और 2 रुपए जोड़ दो, 1992। ठीक है, उसमें क्या हुई थी, इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई थी। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई के अंदर है। इसके जो है मोस्टली रीजनल ऑफिसेज जो है वो अलग अलग राज्यों में जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं। सेबी का प्रमुख कार्य क्या होता है, जो कि एक नियामक संस्थान का देखा जाता है, जो कि नियामक संस्थान का होता है। आरबीआई जो काम बैंकों के साथ में करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है वो कॉर्पोरेट्स के साथ में करता है। जैसे कि जो कोई निवेशक होते हैं, निवेशकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, निवेशकों के साथ में अगर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, किसी प्रकार का जोखिम है, तो उस चीज को अश्योर करना, है ना। जितने जो है नियम कानून सेबी के द्वारा बनाए गए हैं उनको देखना, या भारत सरकार के द्वारा जिनको बनाया गया है, संसद के द्वारा जिन कानूनों को बनाया गया है, उनका क्रियान्वयन जो है शब्दशः उनका पालन हो रहा है, यानी उस बात को जो है वो सुनिश्चित करना। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी अनुचित गतिविधियां हो रही तो वहां पर जो है वो कॉर्पोरेट्स को दंडित करना, उनके ऊपर जुर्माना लगाना। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, कुछ एक कार्य जो है वो सेबी के द्वारा किए जाते हैं, जो कि हर एक नियामक संस्थान के द्वारा अपने अपने जो क्रमशः क्षेत्र होते हैं उनके अंतर्गत फॉलो किए जाते हैं। तो जो साथियों पूंजी बाजार होता है, अब हम क्या कर लेते हैं, वापस से हमारे टॉपिक पे जाते हैं। पूंजी बाजार क्या होता है। पूंजी बाजार जो है, हमने देख लिया कि वित्तीय जो दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए हम जो है पूंजी बाजार में जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट बोलते हैं। ये हो जाता है साथियों 2 प्रकार का, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार वो हो जाता है जिसके अंदर कंपनियां स्वयं ग्राहकों के साथ में अपने पूंजी निर्माण के लिए क्या करती है, शेयर्स का
विक्रय करती है। ठीक है, नई कंपनियां हैं, ठीक है, नई भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रही है, डायरेक्टली ग्राहकों के साथ में डील करती हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, प्राथमिक बाजार बोल देते हैं। एक तरफ कंपनी होगी, एक तरफ जो है डायरेक्टली ग्राहक होगा, और उनके बीच में जो वित्तीय लेन देन होता है, किस चीज का, कंपनी बेचेंगे शेयर्स को और क्या करेंगे, पैसा प्राप्त करेंगे, उस पैसे से क्या करेंगे, पूंजी का निर्माण करेंगे और फर्दर अपनी जो व्यवसायिक गतिविधियां उनको संचालित करती हैं। ठीक है, और एक हो जाता है द्वितीयक बाजार। जो शेयर्स यहां पर बेचे गए हैं, कंपनी ने बेचे किसको, ग्राहक को। अब ग्राहक बोले कि नहीं साहब मेरे को पैसे की आवश्यकता है, वो कंपनी के पास वापस आएगी, साहब अपना शेयर ले लो और जो है हमें हमारे पैसे वापस दे दो। तो वो क्या करते हैं, शेयर्स के नीचे लिखा हुआ होता है कि इतने इतने लंबे लंबे टाइम पीरियड के लिए जो है आपको इशू किया गया है। तो बोले मैं इसको बेचू कहां, मेरे को पैसे की आवश्यकता है। तो जिस शेयर का जो कंपनी ने ग्राहक को बेचा है उसका विक्रय कहां पे होता है, द्वितीयक बाजार में होता है। अर्थात द्वितीयक बाजार के अंदर दोनों पार्टी कौन होती है, निवेशक होती है। कंपनी ने बेचा था ग्राहक को, ग्राहक को हम निवेशक बोल लेते हैं, उस निवेशक ने कहां बेचा, यहां पर दूसरे निवेशक को बेचा। अब ये ऐसे जो है फर्दर चेन बनती चली जाती है, ये किसी तीसरे निवेशक को बेचेगा, चौथे को, पांचवे को, छठे को। तो मतलब क्या होता है, जो शेयर प्राथमिक बाजार के अंदर जारी किया गया है उसका विक्रय कहां पर होता है, द्वितीयक बाजार के अंतर्गत होता है। ठीक है, द्वितीय बाजार को हम जो है स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। उनके हमने एग्जांपल देखे हैं, जैसे यहाँ पे बीएसई होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, और एक हो जाता है हमारा एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है। ये क्या चीज होती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले जो है मैं इन दोनों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये दो टर्मिनोलॉजीज जो है वो क्या होती है, आईपीओ क्या होता है और एफपीओ क्या होता है। साथियों, जब कभी कोई कंपनी अपने जीवन काल में पहली बार शेयर्स को इशू करती है, ठीक है, कंपनी जब अपने जीवन काल में पहली बार शेयर्स को इशू करती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आईपीओ बोल देते हैं। ठीक है, आईपीओ कौन जारी कर सकता है, कोई भी एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो है वो जारी कर सकती है, जिस कंपनी के नाम के अंत में जो है वो लिमिटेड लिखा हुआ है, ठीक है, सीमित लिखा हुआ है, वो क्या करती है, आईपीओस को जारी कर सकती है। ये किस चीज में सहायता करता है, तो ये जो है आपके पूंजी निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, कंपनी को पूंजी की आवश्यकता है तो वो क्या करती है, आईपीओ लेकर के आती है और आईपीओ के माध्यम से क्या करती है, पूंजी को एकत्रित करके अपना पूंजी निर्माण कर लेती है। ठीक है, फिर फॉलो ऑन एफपीओ क्या होता है। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे शेयर्स पहली बार जारी कर दिए, अब हो सकता है किसी ग्राहक को जो है वो 10 दिन बाद में ही बेचने हैं, तो वो कहां पे जाएगा, इसको लेकर के सेकेंडरी मार्केट में जाएगा, जिसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, यहां पर जाएगा। तो यहां पर जो है अब वो कंपनी क्या हो जाती है, लिस्टेड हो जाती है, सूचीबद्ध हो जाती है। ठीक है, उसका क्या हो जाता है, यहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि हाँ ठीक है, इस कंपनी के शेयर्स का भी जो है लेन देन यहां पर किया जाता है। ठीक बात है। अब एफपीओ के अंदर क्या होता है, एफपीओ में मतलब हो जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब ये हो जाता है कि आईपीओ ये पहले कर चुकी है और अब जो कुछ एक और इसको शेयर्स इशू करने हैं वो जो है अब ये करने वाली है। तो अब इसकी डेफिनेशन ये बनती है, कोई भी एक ऐसी सूचीबद्ध कंपनी जब पुनः अपने शेयर्स का विक्रय करती है, यहां पर भी ट्रांजेक्शन कौन करेगा, कंपनी ही बेच रही है, लेकिन आईपीओ के बाद में उसको सूचीबद्ध यहां पर हुई है और सूचीबद्ध होने के बाद में क्या कर रही है, अपने शेयर्स को वापस से विक्रय कर रही है ना, जो बचे उसके शेयर्स है उनको जो है वापस से वो विक्रय कर रही है। एफपीओ जो है वो कई बार किया जा सकता है। ठीक बात है, तो कोई कौन करेगा, ये एफपीओ कौन करती है, कोई भी एक सूचीबद्ध कंपनी जो कोई एक एनलिस्ट होती है कहां पे, स्टॉक मार्केट के अंदर, वो जो है एफपीओ को कर सकती है। चलिए, और उसके बाद में जो पूंजी बाजार होता है, पूंजी बाजार में साथियों जो है कुछ एक प्रकार की जो है वो पूंजियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, देखिए जैसे पहले लिखी हुई मैंने अधिकृत पूंजी, दूसरी हो जाती है निर्गमन पूंजी, तीसरी हो जाती है आपकी ग्राहक पूंजी और चौथी हो जाती है प्रदत्त पूंजी। अधिकृत पूंजी क्या होती है, जिसको हम ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं, ये क्या हो जाती है साथियों, जब भी कभी किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो कंपनी के पास में क्या होते हैं, दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, कंपनी कौन कौन सी गतिविधियां करने वाली है और किन किन दायरों के अंदर रह करके उस गतिविधियों को संपादित करने वाली है, उनका ब्यौरा तो लिखा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मतलब कौन कौन से क्रियाकलाप किसी कंपनी के द्वारा किए जाने हैं। ठीक है, और एमओए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एक प्रकार का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक वैधानिक प्रपत्र होता है, जिसके अंतर्गत जो है बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं, जैसे कि जो है पूंजी बाजार में हम जो है पैसा किस प्रकार से उठाने वाले हैं, कितना कितना पैसा उठाने वाले हैं। ठीक है, जब कभी किसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होता है तो उसको जो है एमओए जो है वो भी वहां पर शामिल करना होता है, रजिस्ट्रेशन की जो फाइल लगाते हैं उसमें एमओए भी जो है वो लगाना होता है। ठीक है, अब उस एमओए के आधार पर कंपनी को कितने पैसे जनता से प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है, वो क्या कहलाती है, आपकी अधिकृत पूंजी कहलाती है। मैं जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं, देखिएगा, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं अपन। मान लीजिए किसी कंपनी को एमओए के आधार पर जो है वो अनुमति प्राप्त हुई
कि 1 लाख रुपए तक की जो है वो पूंजी को जो है वो ग्राहकों से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए तक वो क्या कर सकता है, जनता से प्राप्त कर सकता है, तो वो तो हो जाती है उसके लिए अधिकृत पूंजी, कि वो जो है 1 लाख रुपए जनता से प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, उसके बाद निर्गमन पूंजी क्या हो जाती है, इन्होंने बोला कि यार 1 लाख रुपए तक की अपन को मैक्सिमम परमिशन मिल गई, किस आधार पे, हमारी परिसंपत्तियों के आधार पर, हमारा जो प्लान, बिजनेस का जो प्लान है कि हम इतना इतना पैसा कमा लेंगे, उस हिसाब से लोगों को जो है वो भुगतान कर देंगे। तो हमें आज की डेट में कितना ही परमिशन मिली हुई है, 1 लाख रुपए की परमिशन मिली हुई है। इन्होंने बोला 1 लाख की परमिशन तो मिल गई, लेकिन हमें अभी जो है वर्तमान में 1 लाख रुपए की आवश्यकता नहीं है, तो हम कितना पैसा उठा लें बाजार से, अभी मान लेते हैं इन्होंने बोला कि चलो 60,000 रुपए जो है वो उठा लेते हैं। कितना उठा लेते हैं, 60,000 रुपए जो है बाजार से उठा लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, 60,000 रुपए के शेयर जो है वो मार्केट में इशू कर दिए। ठीक है, तो अब ये चीज क्या हो जाती है, ये हो जाती है आपकी निर्गमन पूंजी। अनुमति कितने की थी, 1 लाख की, जिसको हम बोल देते हैं अधिकृत, लेकिन आपने कितने के बाजार शेयर जो है बाजार में उतारे आपने 60,000 रुपए के। ठीक है, अब आपने अगर पब्लिक को ऑफर दिया कि हाँ साहब देखिए हम जो है इतने इतने रुपए में शेयर्स वगैरह दे रहे हैं, और पब्लिक के लिए उन्होंने ऑफरिंग दे दी। उन्होंने क्या कर दिया, आईपीओ के लिए वो अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंसमेंट करने के बाद में ग्राहकों ने जो शेयर्स के लिए जो है अप्लाई किया, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्राहक पूंजी का नाम दे देते हैं, है ना। ये जो है जो निर्गमन पूंजी है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। मतलब इन्होंने मान के चलिए 60,000 रुपए के शेयर जो है वो इशू किए, हो सकता है कि इनको 65 मिल जाए, हो सकता है इनको 70 मिल जाए, अगर अच्छी गुडविल है, प्रख्यात कंपनी है तो, है ना। और हो सकता है कि जो इनको 55 ही मिले, हो सकता है इनको 40 ही मिले, है ना। तो ग्राहकों के द्वारा जितनी शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई किया जाता है, वो चीज क्या हो जाती है, ग्राहकों की पूंजी हो जाती है, ग्राहक पूंजी हो जाती है। ठीक बात है। उसके बाद में लास्ट क्या चीज आ जाती है, प्रदत्त पूंजी, जिसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ग्राहकों ने जितने के लिए ऑफर कर दिया, मान लेते हैं जो है 65 से 70 के लिए कर दिया, तो ये कितने के शेयर्स बेच देंगे, तब तो इनकी जो लोअर लिमिट थी कि हाँ इनका जो प्लान था कि हाँ 60,000 रुपए तक के हमको शेयर्स देने, लेकिन अगर मान करिए चलो रिक्वायरमेंट कम की आई, 55 की या 40 की, कितने की, अपन मान लेते हैं 55,000 की आई। ठीक है, तो 55,000 रुपए के इन्होंने क्या करें, शेयर्स को सेल आउट कर दिया। तो शेयर्स के माध्यम से इनके पास में अब वर्तमान में कितना पैसा आ गया, वो आ जाता है 55,000 रुपए। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी। अनुमति मिली 1 लाख की, ऑफर किया पब्लिक को 60,000 रुपए का, पब्लिक ने रेस्पॉन्स दिया, अच्छी प्रख्यात कंपनी मान लेते हैं 65 से 70 आ गए, लेकिन अच्छी थोड़ी जो है प्रमोशन में कमी रह गई, मार्केट के सर्वे में कहीं कमी रह गई, किसी प्रकार से जो है मान करके चलिए पैसा कम आया, वो चीज क्या हो जाती है, ऑफर, पब्लिक का जो ऑफर आया वो कितना आया, उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्राहक पूंजी बोल देते हैं। अंततः आपने अपने शेयर्स को बेच करके जितना पैसा प्राप्त कर लिया, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रदत्त पूंजी या पेड अप कैपिटल का नाम दे देते हैं। ठीक है, उम्मीद है तो ये जो पूंजी के प्रकार है अभी आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब वापस से हम आ जाते हैं, पूंजी बाजार पढ़ लिया था हमने, प्राथमिक बाजार पढ़ लिया था, आईपीओ पढ़ लिया था, एफपीओ पढ़ लिया था। अब हम चर्चा कर लेते हैं बीएसई और एनएसई की, है ना, कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या इसके बारे में मुख्य बिंदु हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, 1857 में देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और जो प्रथम आर्थिक संग्राम हुआ था, जिसके लिए जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करी गई थी, वो बिल्कुल उससे विपरीत है। विपरीत है मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूं 1857 में तो क्या हुआ था, देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, इन दोनों को उल्टा कर दीजिए। 1875 में जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करी गई थी। साथियों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पहला स्थापित होने वाला स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, मार्केट कैप तथा सौदों की संख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप मतलब होता है शेयर्स की संख्या गुणा शेयर्स का मूल्य। ठीक है, शेयर्स की कितनी संख्या है और प्रति शेयर जो है मूल्य कितना है, दाम कितना है, उनको जब हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मार्केट कैपिटल प्राप्त हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाजार पूंजी भी बोलते हैं, या बाजार का पूंजीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप के आधार पर और जो सौदों की संख्या है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं, उसके आधार पर जो है ये देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है।
ठीक है। कारोबार की दृष्टि से अगर हम बात करें, टर्नओवर के हिसाब से अगर हम बात करें कितने का रेवेन्यू ये जनरेट कर लेता है, तो उस आधार पर जो है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अगर प्रमुख सूचकांकों की अगर हम बात करें तो आपने सेंसेक्स का नाम सुना होगा, जिसके अंतर्गत जो है वो बाजार की जो टॉप 30 मतलब जो सर्वश्रेष्ठ 30 कंपनियां होती हैं जिनका की मार्केट कैप, जिसका कि बाजार पूंजीकरण जो है वो सर्वाधिक होता है, उसके आधार पर जो है सेंसेक्स की गणना की जाती है। इसके जो अलग जो सूचकांक, अन्य जो सूचकांक होते हैं उनमें जैसे आप डोलेक्स 30 का आपने नाम सुना होगा, आपने बैंकेक्स का नाम सुना होगा। बैंकेक्स में कौन आ जाते हैं? टॉप 12, टॉप 12 बैंक आ जाते हैं जिनकी मार्केट कैप सर्वाधिक होती है। जैसे आपने ग्रीनएक्स का नाम सुना होगा। ग्रीनएक्स जो है इन लोगों ने 2013 के अंदर स्थापना करी थी ग्रीनएक्स की। और ग्रीनएक्स के अंदर क्या होता है, जो पर्यावरण को लेकर के संवेदनशील कंपनियां हैं टॉप 20, उनको उनका जो स्टॉक है उसको ये लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो परिभाषित किया जा सकता है। फिर एनएसई आ जाता है हमारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्या होता है। साथियों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की तर्ज पर जो है वो स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर इसका बॉम्बे में है। इसकी स्थापना जो है वो फेरवानी समिति की सिफारिशों पर की गई थी। अभी हमने बात करी थी कारोबार की दृष्टि से जो है ये दूसरे स्थान पर आता है। कारोबार की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन है? एनएसई है। इसके अगर प्रमुख सूचकांक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, प्रमुख सूचकांक हो जाता है इसका निफ्टी 50। ठीक है, इसका अगर प्रमुख प्रवर्तक बैंक जो है वो हो जाता है आईडीबीआई बैंक। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनके बारे में जो है कुछ कुछ फैक्ट्स हो जाते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये लेन देनों के प्रकार क्या है इसको जो है मैं लास्ट में लेना चाहूंगा। अभी हम जो है ऊपर चलते हैं वापस से। बुक बिल्डिंग, साथियों बुक बिल्डिंग जो है वो क्या हो जाता है। साथियों, जब कभी कंपनी के द्वारा आईपीओ लॉन्च करा जाता है तो आईपीओ लॉन्च किए जाने के समय कुछ एक अंडरराइटिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अंडरराइटिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं अभी हम चर्चा करेंगे। उनके द्वारा क्या कुछ एक काम किए जाते हैं। कुछ एक काम क्या किए जाते हैं, वो बाजार का सर्वे करते हैं कि जो है हमारी कंपनी के शेयर्स की कितनी कितनी डिमांड है। उन निवेशकों की मांग के आधार पर क्या करते हैं कि वो जो आईपीओ लॉन्च किया जाने वाला होता है उसके लिए क्या करते हैं, मूल्य का निर्धारण करते हैं कि हम प्रति शेयर जो है वो कितना कितना मूल्य जो है वो रखने वाले हैं। ठीक बात है, कुछ काम जो इसके द्वारा जो है वो किए जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोल देते हैं, बुक बिल्डिंग बोल देते हैं। ठीक है, अंडरराइटिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? अंडरराइटिंग संस्थान वो होते हैं साथियों जो कि कोई भी एक ऐसी कंपनी जो कि क्या कर रही है, आईपीओ कर रही है ना, मतलब क्या कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर जाने वाली है, स्टॉक मार्केट के अंदर जाने वाली शेयर्स को जो है पब्लिक के अंदर इश्यू करने वाली है। तो अंडरराइटिंग कंपनी क्या करती है, एक तो अधिगोपन का काम करती है, बुक बिल्डिंग का काम करती है। इसके अलावा दूसरा काम क्या करती है, इसके अलावा दूसरा काम ये करती है, ये उन कंपनियों को आश्वासन देती है जो कि बाजार के अंदर शेयर्स को लेकर के आ रही है कि साहब आप जैसा हम बता रहे हैं उस प्रोसेस को फॉलो करो, आपके जो है पूरे के पूरे शेयर्स बिक जाएंगे। कंपनी बोलती है बिक तो जाएंगे, नहीं बिके तो क्या, वे बोलते हैं बोले हम आपको आश्वासन देते हैं आपके पूरे के पूरे शेयर्स बिक जाएंगे, नहीं बिके तो जितने बचेंगे वो सारे के सारे शेयर्स जो हैं हम लोग खरीद लेंगे। मतलब ये मान के चलिए, जैसे भी हमने यहाँ बात करी थी कि 60,000 रुपए के जो है शेयर्स बेचने हैं। ठीक है, पब्लिक का ऑफर आया और अभी हमने बात करी थी कि जो है मान करके चलिए 55,000 के शेयर्स जो है वो बिक पाए बाजार में। तो अंडरराइटिंग कंपनीज बोलती हैं हमारी बताई हुई प्रक्रिया फॉलो करो। इन्होंने फॉलो करी, कितने के बिके, 55,000 के बिके, 5,000 के शेयर्स जो है बिकने बाकी रह गए। तो ये कंपनियां बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, 5,000 के शेयर्स जो है हम लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां जो कि क्या करती हैं, मध्यस्थ का काम करती हैं, शेयर्स को जो है वो बाजार में अच्छी गुडविल के साथ में उतारती हैं, निवेशकों से जो है अधिक से अधिक धन प्राप्त करने में सहायता करती हैं। उनको क्या बोलते हैं, अंडरराइटिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बोल देते हैं। फिर आ जाता है हमारा राइट इशू। जो इशू निर्गमन का अधिकार है वो क्या होता है। साथियों, क्या होता है कि कुछ एक ग्राहक ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले जो है कंपनी से शेयर्स खरीद रखे हैं, कंपनी के शेयर्स जिनके पास में है। कंपनी क्या करती है, पहले उनको ऑफर देती है। जब भी कभी मान करके चलिए नया पब्लिक एफपीओ जब वो करने वाली होती है तो वो क्या करती है, पहले उन जो ऑलरेडी ग्राहक थे जिन्होंने आईपीओ के दौरान जो है शेयर्स को खरीदा है, उनको क्या करती है, वापस से ऑफर करती है कि हम लोग देखो कि अब है ना प्रति शेयर जो है वो 10 रुपए में हम जो है नए वाले शेयर जो है वो बेचने वाले हैं। अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो हम जो है आपको 9 रुपए में या 9.5 रुपए में जो है वो शेयर्स दे देंगे। ठीक है, मतलब प्राथमिकता किनको दी जाती है, उन ग्राहकों को जिन्होंने ऑलरेडी पहले से शेयर्स खरीद रखे हैं, प्लस उनको जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है वो शेयर्स जो है वो जारी किए जाते हैं। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं खातों के प्रकार के जो है, अकाउंट्स के जो है कौन कौन से टाइप होते हैं। शेयर मार्केट में जब आप कभी वित्तीय लेन देन करते हैं तो कितने प्रकार के जो है खातों की आपको आवश्यकताएं होती हैं।
साथियों सबसे पहला हो जाता है बैंक अकाउंट। ये जो हम सेविंग अकाउंट हमारे बैंक्स वगैरह में ओपन करते हैं, ये वही वाला बैंक अकाउंट है कि आपको जो है वित्तीय लेन देनों के लिए किस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। एक तो जो है बैंक अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा आपको आवश्यकता होती है डीमेट अकाउंट की। डीमेट अकाउंट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डीमेटेरियलाइज अकाउंट बोलते हैं, जिसको मतलब मेटेरियलाइज का मतलब क्या होता है, भौतिकीकरण जो होता है उसमें करते हैं विभौतिकीकरण कर दे, है ना। ऐसा खाता जो भी क्या कर दे उसको विभौतिकीकरण कर दे। मतलब ये एक प्रकार का वॉलेट है जिसके अंदर आपके द्वारा खरीदे गए शेयर्स को रखा जाता है, और जब कभी आप विक्रय करते हो तो इसमें से क्या होती है, वो चीज माइनस हो जाती है। मतलब कि आपने शेयर्स खरीदे तो पैसा तो यहां से प्लस माइनस होगा, ठीक है भाई। बेचो तो पैसा आएगा, खरीदोगे तो पैसा जाएगा, ठीक है। तो पैसा तो कहां से कटेगा और जुड़ेगा, बैंक खाते में से। शेयर्स कहां से घटेंगे और जुड़ेंगे, डीमेट अकाउंट में से, ठीक है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो साथियों ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जब भी कभी आपको वित्तीय लेन देन करने होते हैं तो प्रतिभूति जो बाजार होता है, स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट होता है, इसमें क्या होते हैं, कुछ एक बिचौलिए होते हैं, उन बिचौलियों से जो है आपको ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ओपन करवाना होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा एंजल ब्रोकिंग कंपनी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ एक ऐसी कंपनीज होती है जो क्या करती है ट्रेडिंग अकाउंट्स आप लोगों को प्रोवाइड करती है। इनके माध्यम से आप क्या कर पाते हो, वहां पर जाकर के ट्रेडिंग कर पाते हो, ठीक बात है। उम्मीद है खाते भी जो है आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। बैंक का अकाउंट होता है, डीमेट अकाउंट होता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। अब हम देख लेते हैं निवेशकों के प्रकार। निवेशक जो है कितने प्रकार के होते हैं साथियों, एक तो होता है वास्तविक निवेशक और एक हो जाता है सट्टेबाज निवेशक। वास्तविक निवेशक वो होता है जिसने जो है इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो कितने दीर्घकालीन अवधि के लिए कर रहा है, ठीक है। मतलब उसने आज शेयर खरीद लिया और उसका अगले 10 साल तक जो है बेचने का कोई मन नहीं है, ठीक है। उसमें एक्चुअल में क्या है, वो निवेश कर रहा है और वो क्या करेगा, जैसे जो है वर्ष की समाप्ति होगी, है ना, तो वर्ष की समाप्ति क्या करेगा, लाभांश प्राप्त करेगा। मतलब इसका उद्देश्य क्या हो जाता है, एक्चुअल में उस चीज को इन्वेस्ट करना हो जाता है। जैसे मान के चलो आज की डेट में उसने शेयर खरीदा 10 रुपए का, या चलो मान लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं 100 रुपए का आज की डेट में उसने शेयर खरीदा है, और उसने जो है 15 साल तक इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, चुपचाप खरीद करके चुपचाप बैठ गया कि हाँ ठीक है अब मेरे को जो है इसको सेल आउट ही नहीं करना। और हम बात कर लेते हैं कि 15 साल के बाद में वो शेयर हो जाता है 300 रुपए का, ज्यादा नहीं 200% इंक्रीमेंट ले लेते हैं। प्लस अब इसको क्या होगा, 20 साल के बाद में कितने का बेचेगा, प्रति शेयर 300 रुपए का बेचेगा। प्लस 20 साल तक जितना भी इसको जो है लाभांश प्राप्त होगा प्रति वर्ष, उसका भी क्या करेगा, ये उपभोग करेगा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा वास्तविक निवेशक। सट्टेबाज निवेशक कौन से हो जाते हैं, सट्टेबाज निवेशक वो होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में, अल्पकालीन अवधि में बाजार में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनके माध्यम से क्या करते हैं, लाभ कमाने का जो प्रयास करते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, सट्टेबाज निवेशक बोल देते हैं। ये बहुत छोटी सी अवधि के लिए जो है क्या करते हैं, बाजार में निवेश करते हैं। जैसे पता चला कि हाँ ठीक है हमने 100 रुपए का शेयर खरीदा था, आज प्राइस 110 हो गई, सेल कर दिया, सेल करके पैसा बना लिया। और जब कभी वो शेयर जो है 90 रुपए का हो गया तो हमने वापस से खरीद लिया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, जो थोड़ा थोड़ा जो है वो छोटे छोटे लाभ कमाने पे ध्यान देते हैं। सट्टेबाज जो निवेशक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है तेजड़िया, एक होता है मंदड़िया, एक को बोलते हैं हम स्टैक बोलते हैं। तेजड़िया क्या होता है, ये वे आशावादी सट्टेबाज निवेशक होते हैं जो कि इस बात की उम्मीद लगाते हैं कि हाँ बाजार जो है वो, मतलब इनकी जो मनोवृत्ति होती है वो सकारात्मक होती है कि बाजार जो है वो कैसा होने वाला है, ऊपर की ओर जाने वाला है, कीमतें जो है वो शेयर्स की बढ़ने वाली हैं। ये इस प्रकार की हवाएं बनाते हैं कि हाँ देखिए अब जो है शेयर्स की प्राइस जो है वो ऊपर जाने वाली है, 100 रुपए का शेयर है वो देखना 105 पे जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्या करते हैं, मार्केट बनाते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, उसके हिसाब से क्या करते हैं, डिमांड को बढ़ाते हैं और शेयर्स की प्राइस को बढ़ाते हैं, ठीक है। मंदड़िए क्या करते हैं, एक प्रकार से ये निराशावादी होते हैं। ये बोलते हैं नहीं साहब ये तो, मतलब ये बिल्कुल इससे अपोजिट, नहीं साहब मार्केट बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है, प्राइस बिल्कुल नीचे जाने वाली है और ज्यादा गिरेगी देखना आप, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से नकारात्मक छवि जो है लेकर के चलते हैं कि हाँ जो शेयर्स की प्राइस है वो नीचे गिरने वाली है। स्टैक क्या होते हैं, स्टैक वही कि जो अल्पकालीन जो उतार चढ़ाव आते हैं उनके माध्यम से क्या करते हैं, पैसा बनाने में लगे रहते हैं। इनका जो प्रमुख टारगेट होता है वो होता है आईपीओ। ये क्या करते हैं, जब भी कोई नई कंपनी के द्वारा शेयर्स को लॉन्च किया जाता है तो कंपनी क्या करती है, बहुत ही नॉमिनल सी प्राइस के ऊपर जो है शेयर्स को इशू करती है, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं 100 रुपए का उन्होंने जो है कोई शेयर इशू कर दिया। जब आईपीओ लॉन्च किया कितने का था, 100 रुपए का था, और महीने भर के अंदर अंदर देखा कि जो है उस शेयर की प्राइस हो गई 130 रुपए हो गई, 30% बढ़ गया। कोई बड़ी बात नहीं है, आईपीओ के जस्ट बाद में जो है शेयर्स की प्राइस का बढ़ना एक स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये 30 रुपए का इनको बेनिफिट नजर आया तो इन्होंने क्या किया, फटाफट से उस शेयर को सेल आउट कर दिया और जो है पैसे बना लिए, ठीक है। तो ऐसे जो इन्वेस्टर होते हैं उनको क्या नाम दे देते हैं हम, स्टैक का नाम दे देते हैं।
ठीक है, उम्मीद है तो यहां तक की ये सारी चीजें जो है आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ लेते हैं कि ट्रांजेक्शन्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लेन देन के प्रकार जो है वो कौन से होते हैं। साथियों, जब भी कभी कोई लेन देन होता है तो लेन देन के अंदर क्या होती है, दो चीजें होती हैं। क्या चीज हो जाती है, एक तो खुद होती है लेन देन, है ना, मतलब कि शेयर्स को देना, पैसे को लेना, और एक चीज होता है समझौता, एग्रीमेंट। तो उसके बेसिस पे क्या है, इनको जो है चार प्रकार की कैटेगराइज जो है वो किया गया है। स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है ऑन द स्पॉट, ट्रांजेक्शन भी वही हो रहा है और समझौता भी वही हो रहा है। मतलब अभी मेरे और जो है कोई भी कंपनी है या कोई भी एक निवेशक है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, अभी एग्रीमेंट हुआ और अभी जो है हम लोगों ने जो है शेयर्स मैंने खरीद लिए, पेमेंट उसको कर दिया। ऑन द स्पॉट अगर कोई ऐसी गतिविधि हुई है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, स्पॉट ट्रांजेक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए ऑप्शन जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ट्रांजेक्शन के अंदर यह होता है साथियों कि समझौता तो किया जा रहा है वर्तमान में और लेन देन कब किए जाएंगे, भविष्य में। समझिए, समझौता तो कर रहे हैं हम आज और लेन देन कब करेंगे, भविष्य में। ठीक है, सेम डेफिनेशन है ऑप्शन के लिए, फ्यूचर के लिए, फॉरवर्ड के लिए। फिर अंतर क्या है वो देखिए। ऑप्शन के अंदर यह होता है कि जो विक्रेता है, जो सेलर है, वो बाउंड होता है, उसके लिए बाध्यता होती है कि जो डेट डिसाइड करी गई है उस पर आकर के वो शेयर्स को विक्रय करे। ठीक है, जो विक्रेता है उसके लिए बाउंडेशन है, उसके लिए बाध्यता है कि उस डेट में आकर के उस शेयर को सेल आउट करे। जबकि जो क्रेता है, जो परचेजर है, जो उसको खरीदने वाला है, वो चाहे तो उस दिन उस डेट पे जो है उस शेयर को खरीदे, वो चाहे तो मना कर दे। ठीक है, मतलब जहां पर विकल्प मौजूद हो, किसके पास में, क्रेता के पास में, खरीदार के पास में, वो कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाता है, ऑप्शन ट्रांजेक्शन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए फॉरवर्ड और फ्यूचर क्या क्या होते हैं। फॉरवर्ड और फ्यूचर सेम डेफिनेशन आएगी। क्या, समझौता कर रहे हैं वर्तमान में, लेन देन करेंगे भविष्य में। ठीक है, ट्रांजेक्शन कब करेंगे, फ्यूचर में। समझौता एग्रीमेंट कब हो रहा है, आज हो रहा है। फॉरवर्ड जो एग्रीमेंट्स होते हैं, फॉरवर्ड जो ट्रांजेक्शन होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर ये होता है कि कुछ एक प्रकार क्या होते हैं, अनौपचारिक से समझौते होते हैं, है ना, मतलब अनऑर्गेनाइज से जो है समझौते होते हैं, जिनमें किसी प्रकार के जो है नियम विनियम, कोई कायदे कानून, कोई प्रावधान जो है वो उनको फॉलो नहीं किया जाता है। अब जब कोई नियम कानून नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, तो जो है क्या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किए जाएंगे क्या, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर किए जाएंगे, तो नहीं, ये जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर से बाहर की गतिविधियां होती हैं। ठीक है, इनमें जो है किसी प्रकार का जो है मानक स्वरूप जो है इनका नहीं होता है और किसी प्रकार की कोई जो निर्धारित समय सीमा भी नहीं होती है। समझौता जो है वो कभी भी कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें ठीक है, तो इसके अंदर ये तो कौन सा हो जाता है, अनौपचारिक स्वरूप का लेन देन जो है वो हो जाता है। फ्यूचर जो है इसका बिल्कुल विपरीत है, समझौता वर्तमान में, लेन देन भविष्य में की जाएगी। ठीक बात है। और क्या होते हैं ये अनौपचारिक औपचारिक प्रकार के जो है यहाँ पे लेन देन किए जाते हैं, जिनके अंदर जो है निर्धारित नियम कानूनों को जो है वो फॉलो भी किया जाता है। ठीक है, जो निर्धारित समय सीमा होती है उस पर जो है वो लेन देनों को जो है वो निष्पादित भी किया जाता है और जो इनके क्या होते हैं, मानक स्वरूप भी होते हैं। डेट और टाइम है, उस डेट और टाइम पीरियड पे उसको संपादित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये फ्यूचर ट्रांजेक्शन होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार जो है हमारा शेयर मार्केट वाला टॉपिक जो है यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ठीक तरीके से समझ में आया होगा। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो करते रहें। हमने पैरेलली जो है वो अध्यापक भर्ती परीक्षा के जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, लेवल 2 में जो एसएसटी वाले स्टूडेंट्स हैं, सामाजिक अध्ययन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या है, इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन है, उसमें जो है जो इकोनॉमी आ रही है उसकी भी जो है पैरेलली हमने एक सीरीज चला रखी है। तो आप जो है अधिक से अधिक अपने स्वजनों को, अपने जो ऐसे आपके सर्किल के अंदर लोग बाग हैं जो कि अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन तक जो है या हमारे चैनल को पहुंचाएं। अधिक से अधिक हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमियां हैं उन्हें जो उनसे हमें अवगत कराएं, ताकि हम जो है अगले वीडियो के अंदर उसके अंदर निरंतर सुधार करते रहें। थैंक यू सो मच।